रिया, एक 34 साल की लड़की, उत्तराखंड के देहरादून में अपने पिता रमेश के साथ रहती थी। उसका घर पहाड़ों के बीच एक छोटे से मोहल्ले में था, जहां सुबह की ठंडी हवा और शाम की शांति उसे बहुत सुकून देती थी। लेकिन रिया का मन सुकून से कोसों दूर था। उसकी उम्र की सारी सहेलियां शादी करके अपने अपने घर बसा चुकी थीं, कुछ तो मां भी बन चुकी थीं, मगर रिया अभी भी अपने पिता के घर में अकेली थी और उसका दिल हर दिन इस बात से टूटता था। आज सुबह भी रिया का मूड बहुत खराब था। वह अपने कमरे में पलंग पर लेटी थी, तकिए में मुंह छिपाए रो रही थी। तभी रमेश कमरे में आए। उनके हाथ में एक गिलास दूध और कुछ गोलियां थीं। रिया को देखते ही उन्होंने कहा, अरे रिया, तू फिर क्यों उदास है? छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा मत कर। शादी तो हो जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है? ले, ये गोलियां खा ले, देखना सब ठीक हो जाएगा। रिया ने गोलियों की तरफ अजीब नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आया कि इन गोलियों का उसकी शादी से क्या लेना देना। उसने धीरे से पूछा, पापा, ये गोलियां किस लिए हैं और आप ये बार बार क्यों देते हो? रमेश ने जवाब देने की बजाय पुरानी बातें शुरू कर दी। बेटा, मैं तो तेरा भला चाहता हूं। तू मेरा इकलौता सहारा है। ये गोलियां तुझे ताकत देंगी, तेरा मन हल्का करेंगी। रिया को पिता की बातें समझ नहीं आती थीं, लेकिन उनके सामने उसकी नहीं चलती थी। उसने चुपचाप गोलियां दूध के साथ निगल ली। हर बार की तरह गोलियां खाते ही उसे गहरी नींद आ गई। जब वह जागी तो उसका सिर भारी था और मन में सवाल उठ रहे थे। ये गोलियां आखिर थीं क्या? और क्यों पापा हर बार शादी की बात होने पर यही गोलियां दे देते थे? रिया की जिंदगी में यह सिलसिला पिछले 4 साल से चल रहा था। जब भी कोई रिश्ता आता, या तो लड़के वाले मना कर देते या रमेश खुद ही रिश्ता ठुकरा देते। रिया को लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। वह आईने में अपना चेहरा देखती तो उसे लगता कि उम्र के साथ उसकी चमक फीकी पड़ रही है। उसका दिल चाहता था कि कोई ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में आए जिसके साथ वह अपने सुख दुख बांट सके, जिसे वह अपना कह सके। लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती थी। लोगों की बातें भी रिया को चैन नहीं लेने देती थीं। शादी में जब वह जाती तो लोग उससे पूछते, रिया, तेरा रिश्ता कब होगा? अब तो उम्र निकल रही है। ये सवाल उसके दिल को चुभते थे। वह चुपके से किसी कोने में बैठ जाती ताकि कोई उसे न देखे। एक दिन रिया के लिए एक रिश्ता आया। लड़का अजय एक स्कूल टीचर था जो दिल्ली में रहता था। उसकी पत्नी का 2 साल पहले निधन हो गया था और उसका एक छोटा बेटा भी था। रिया को लगा कि यह रिश्ता उसके लिए ठीक हो सकता है। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एक अच्छा घर और परिवार चाहती थी। उसने रमेश से कहा, पापा, मुझे यह रिश्ता पसंद है, प्लीज इसे पक्का कर दो। रमेश ने सिर हिलाया और बोले, रिया, तुझे एक विधुर से शादी करनी है। तू इतने अच्छे रिश्ते की हकदार है। यह रिश्ता ठीक नहीं। रिया को गुस्सा आया। उसने कहा, पापा, मैं अब 34 की हूं। मेरे लिए अब कोई राजकुमार नहीं आएगा। मुझे बस एक अच्छा इंसान चाहिए जो मुझे समझे। लेकिन रमेश ने उसकी एक न सुनी। गुस्से में रिया अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद रमेश फिर आए, हाथ में वही गोलियां और दूध का गिलास लिए। रिया, इसे पी ले, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा। रिया ने गुस्से में गोलियां फेंक दी और बोली, पापा, अब मैं ये गोलियां नहीं खाऊंगी। 4 साल से ये खा रही हूं, लेकिन मेरी शादी तो हुई नहीं। ये गोलियां मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। रमेश चुप रहे। उनकी आंखों में कुछ अनकहा था जो रिया समझ नहीं पाई। उस रात रिया को नींद नहीं आई। वह सोच रही थी कि आखिर उसके पिता हर रिश्ते को क्यों ठुकरा देते हैं। क्या वह नहीं चाहते कि रिया की शादी हो? और ये गोलियां जो उसे नींद में डुबो देती थीं, इनका राज क्या था? अगले दिन रिया ने फैसला किया कि वह सच जानकर रहेगी। उसने अपने पिता से साफ साफ पूछा, पापा, आप मुझे गोलियां क्यों देते हो और मेरी शादी क्यों नहीं होने दे रहे? रमेश ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन रिया के बार बार पूछने पर वह चुप हो गए। फिर बोले, रिया, तू मेरा इकलौता सहारा है। अगर तू चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा। रिया को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, पापा, आप मेरी खुशी नहीं चाहते? मैं भी तो अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। रमेश ने नजरें झुका लीं, लेकिन कुछ नहीं बोले। रिया का दिल टूट गया।
उसे लगा कि उसके पिता का प्यार सिर्फ एक दिखावा था। कुछ दिन बाद अजय का रिश्ता फिर से आया। इस बार रिया ने ठान लिया कि वह अपने लिए लड़ेगी। उसने अजय की तस्वीर देखी। वह एक साधारण सा इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। रिया ने रमेश से कहा, पापा, ये मेरा आखिरी मौका है। अगर आपने इस रिश्ते को मना किया तो मैं। वह चुप हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगी। रमेश ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है रिया, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगा। रिया को यकीन नहीं हुआ। वह खुशी से झूम उठी। अगले कुछ हफ्तों में रिश्ता पक्का हो गया। अजय और उसका परिवार रिया को देखने आए और उन्हें रिया पसंद आ गई। शादी की तारीख तय हो गई। शादी का दिन आया। रिया लाल जोड़े में सजी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने सालों की तन्हाई के बाद आखिरकार वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। लेकिन मन में एक डर भी था। क्या अजय उसे समझ पाएगा? क्या वह उसकी उम्र को लेकर कुछ कहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन गोलियों का राज कभी खुलेगा? शादी की रात रिया अपने कमरे में बैठी थी। वह घूंघट में थी और उसका दिल बेकरार था। तभी दरवाजा खुला और अजय अंदर आया। वह चुपचाप रिया के पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। रिया की सांसें तेज थीं। उसने सोचा, क्या अजय को उसकी उम्र से फर्क पड़ता है या फिर कुछ और है? अजय ने धीरे से कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। रिया ने घूंघट उठाया और उसकी तरफ देखा। अजय ने अपने फोन से एक तस्वीर निकाली और रिया के सामने रख दी। रिया ने तस्वीर देखी और उसके होश उड़ गए। उस तस्वीर में वह थी, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर, ऐसी हालत में जो उसे शर्मिंदगी से भर दे। ये क्या है? रिया ने हकलाते हुए पूछा। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, रिया की आंखों के सामने वह तस्वीर थी जो उसे शर्मिंदगी से भर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तस्वीर में वह अपने ही कमरे के बिस्तर पर थी, ऐसी हालत में जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अजय की आवाज में गंभीरता थी, रिया, ये तस्वीर मुझे तुम्हारे पिता ने भेजी है। उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो पहले से। अजय ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में शक और दुख साफ झलक रहा था। रिया का गला सूख गया। उसने हकलाते हुए कहा, अजय, ये तस्वीर मेरी नहीं हो सकती। मैंने कभी ऐसी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई। मुझे नहीं पता ये कहां से आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह सोच रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। इतने सालों के इंतजार के बाद जब उसे लगा था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, ये तस्वीर सब कुछ बर्बाद करने आ गई। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, रिया, मैं तुम्हारी बात मानना चाहता हूं, लेकिन ये तस्वीर, ये तुम्हारा ही कमरा है। ये नीली दीवार, ये बिस्तर, सब कुछ वही है जो तुमने मुझे अपनी तस्वीरों में दिखाया था। फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ही न हो? रिया ने तस्वीर को फिर से देखा। अजय ठीक कह रहा था। वह उसका अपना कमरा था। नीली दीवारें, पुराना लकड़ी का पलंग बिस्तर और वह तकिया जिसे वह हर रात गले लगाकर सोती थी। लेकिन तस्वीर में जो हालत थी वह उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को छुआ और बोली, अजय, मैं कसम खाती हूं, मुझे नहीं पता ये तस्वीर कब और कैसे बनी। मैं ऐसी नहीं हूं। अजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब शक के साथ साथ थोड़ा सा भरोसा भी झलक रहा था। उसने कहा, रिया, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, लेकिन पहले हमें सच जानना होगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो ये तस्वीर तुम्हारे पिता ने क्यों भेजी और ये कैसे बनी? रिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि हर बार जब वह गोलियां खाती थी उसे गहरी नींद आ जाती थी। क्या उन गोलियों का इस तस्वीर से कोई संबंध था? उसने अजय को बताया, अजय, मेरे पापा मुझे पिछले 4 साल से गोलियां देते थे। कहते थे कि ये मेरी शादी के लिए हैं, मेरी किस्मत बदल देंगी। लेकिन हर बार जब मैं गोलियां खाती मुझे नींद आ जाती थी। सुबह उठती तो मुझे कुछ याद नहीं रहता था। अजय की भौहें सिकुड़ गईं। नींद की गोलियां, और तुम्हारे पापा तुम्हें ये क्यों देते थे? रिया, कुछ तो गड़बड़ है। हमें सच का पता लगाना होगा। अजय ने अपना फोन उठाया और बोला, मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करता हूं। उनसे पूछता हूं कि ये तस्वीर उन्होंने क्यों भेजी। रिया ने घबराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अजय, अभी मत करो। मुझे डर है।
अगर पापा ने ये तस्वीर भेजी तो इसका मतलब वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता, जो उसका इकलौता सहारा थे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अजय ने रिया का हाथ थामा और बोला, रिया, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हमें सच जानना होगा। अगर तुम्हारे पापा ने कुछ गलत किया है तो हमें उसका जवाब चाहिए, और अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन डर से भरा था। अजय ने अपने फोन से रमेश को कॉल किया। कुछ देर की घंटी के बाद रमेश ने फोन उठाया। हाँ अजय बेटा, सब ठीक है? उनकी आवाज में बनावटी चिंता थी। अजय ने सख्त लहजे में कहा, रमेश जी, आपने मुझे एक तस्वीर भेजी है, रिया की तस्वीर। ये क्या माजरा है? आपने ये तस्वीर क्यों भेजी? दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर रमेश ने हकलाते हुए कहा, वो अजय, मैं तो बस तुम्हें रिया का सच बताना चाहता था। वो ऐसी लड़की नहीं है जैसी तुम सोचते हो। रिया ने फोन छीन लिया और गुस्से में बोली, पापा, ये तस्वीर क्या है? आपने ये क्यों भेजी और ये कब बनी? मैंने तो कभी ऐसी कोई तस्वीर नहीं खींची। रमेश की आवाज कांप रही थी। रिया, तू समझ नहीं रही। मैं तेरा भला चाहता था। तू मेरे लिए सब कुछ है। अगर तू चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा। रिया का दिल टूट गया। पापा, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? ये तस्वीर, ये क्या है? आपने मुझे गोलियां क्यों दी? वह रोते हुए चिल्ला रही थी। रमेश ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, रिया, मैंने वो तस्वीर मैंने बनाई थी। तू नींद में थी। मैंने सोचा था कि अगर ये तस्वीर अजय को दिखाऊंगा तो वो तुझसे शादी तोड़ देगा। मैं नहीं चाहता था कि तू मुझसे दूर जाए। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फोन फेंक दिया और बिस्तर पर बैठकर सिर पकड़ लिया। अजय ने फोन उठाया और रमेश से कहा, रमेश जी, आपने जो किया वो गलत था। रिया आपकी बेटी है। आपने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैं अभी आपके घर आ रहा हूं। हमें आमने सामने बात करनी होगी। अजय ने फोन काट दिया और रिया की तरफ देखा। रिया रो रही थी। उसने कहा, अजय, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो बस उनकी खुशी चाहती थी। अजय ने उसे गले लगाया और बोला, रिया, तुम गलत नहीं हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये तुम्हारे पापा की गलती है। लेकिन हम सच का सामना करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली सुबह अजय और रिया रमेश के घर के लिए निकले। रिया का मन डर और गुस्से से भरा था। उसे नहीं पता था कि जब वह अपने पिता से आमने सामने बात करेगी तो क्या होगा। क्या वह उन्हें माफ कर पाएगी या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? रास्ते में अजय ने उसका हाथ थाम रखा था, लेकिन रिया का मन सवालों से घिरा हुआ था। रिया ने अजय के फोन पर रमेश का मैसेज देखा और उसका दिल डर से कांप उठा। रिया, मेरे पास अभी भी कुछ तस्वीरें हैं। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं इन्हें और लोगों को भेज दूंगा। ये शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अजय ने उसकी हालत देखी और फोन छीनकर मैसेज पढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा तैरने लगा। रिया, ये क्या है? तुम्हारे पापा अब भी तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं? अजय ने गुस्से में कहा, यह गलत है। हम चुप नहीं रह सकते। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। उसने सारी जिंदगी अपने पिता की हर बात मानी थी, उनकी हर इच्छा को पूरा किया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, अजय, मैं अब डरने वाली नहीं हूं। मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं उनका सामना करूंगी। अजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने रिया का हाथ थामा और बोला, रिया, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी करना है हम मिलकर करेंगे। रिया ने सिर हिलाया। उसका मन अब ठान चुका था। उसने कहा, अजय, मुझे मेरे पापा से बात करनी है, लेकिन इस बार मैं उनकी शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर बात करूंगी। अगले दिन रिया और अजय फिर से देहरादून के लिए निकले। रिया का दिल भारी था, लेकिन उसमें एक नई हिम्मत थी। वह अब अपनी जिंदगी को किसी और के हाथों में नहीं छोड़ना चाहती थी। रास्ते में अजय ने उससे कहा, रिया, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो
तो हम पुलिस को भी बता सकते हैं। तुम्हारे पापा ने जो किया वो अपराध है। रिया ने कुछ देर सोचा और बोली, अजय, पुलिस के पास जाने से पहले मैं उन्हें एक मौका देना चाहती हूँ। शायद वो अपनी गलती समझ लें, लेकिन अगर उन्होंने फिर भी धमकी दी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रमेश के घर पहुंचकर रिया ने दरवाजा खटखटाया। रमेश ने दरवाजा खोला और रिया को देखकर चौंक गए। रिया, तू फिर से? क्या हुआ? उनकी आवाज में घबराहट थी। रिया ने सीधे उनकी आंखों में देखा और बोली, पापा, आपने मुझे धमकी दी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब बस, मैं अब आपकी गोलियों, आपकी धमकियों और आपके डर में नहीं जीऊंगी। रमेश ने हकलाते हुए कहा, रिया, मैं तो तेरा भला चाहता था, मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। रिया ने गुस्से में कहा, पापा, ये प्यार नहीं, स्वार्थ है। आपने मेरी खुशी छीनने की कोशिश की। वो तस्वीरें, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और अब आप और तस्वीरें भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या आपको मेरी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं? रमेश चुप हो गए। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही एक जिद भी थी। उन्होंने कहा, रिया, तू समझ नहीं रही, मैंने ये सब तेरे लिए ही किया। तू मेरे बिना क्या करेगी? रिया ने गहरी सांस ली और बोली, पापा, मैंने आपकी हर बात मानी, मैंने अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दी, लेकिन अब नहीं, मैं अब अपनी जिंदगी जीऊंगी। अगर आपने फिर से कोई धमकी दी या वो तस्वीरें किसी को भेजी तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, और ये मेरा वादा है। रमेश घबरा गए। उनकी बेटी, जो हमेशा उनकी बात मानती थी, आज उनके सामने खड़ी थी, बिना डरे। अजय ने आगे बढ़कर कहा, रमेश जी, रिया अब मेरी पत्नी है, मैं उसका सम्मान करता हूं और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। आपने जो किया वो गलत था, लेकिन रिया आपको माफ करना चाहती है। क्या आप अपनी गलती सुधारेंगे? रमेश ने सिर झुका लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, रिया, मुझे माफ कर दे, मैंने गलत किया, मैं उन तस्वीरों को डिलीट कर दूंगा, मैं बस डर गया था। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। पापा, मैं आपको माफ कर सकती हूं, लेकिन भरोसा दोबारा कमाना होगा। मैं अब दिल्ली में अजय और उसके बेटे के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर रही हूं। आप चाहें तो मेरे जीवन का हिस्सा रह सकते हैं, लेकिन मेरे फैसलों का सम्मान करना होगा। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी कुछ अनकहा था। रिया और अजय वहां से चले गए। दिल्ली वापस लौटते समय रिया खामोश थी। उसने अजय से कहा, अजय, मैंने आज पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया, लेकिन मुझे डर है कि पापा फिर से कुछ करेंगे। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुमने जो किया वो बहुत बड़ी बात है। तुम अब वो रिया नहीं हो जो डरती थी, और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद रिया ने अजय के बेटे आरव के साथ समय बिताना शुरू किया। आरव की मासूम हंसी और उसके साथ बिताए पल रिया के दिल को हल्का कर रहे थे। अजय और रिया ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। अजय ने रिया को बताया कि वह चाहता है कि रिया अपने सपनों को पूरा करे। रिया, तुमने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, अब अपने लिए कुछ करो। अगर तुम पढ़ना चाहती हो या कोई काम शुरू करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रिया को पहली बार लगा कि कोई उसकी इच्छाओं को समझ रहा है। उसने सोचा कि शायद वह अब कुछ नया सीख सकती है, शायद एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकती है, जैसे कि हैंडमेड गहने बनाना, जो उसे हमेशा पसंद था। अजय ने उसका हौसला बढ़ाया, लेकिन एक रात जब रिया और अजय सोने की तैयारी कर रहे थे, अजय के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें एक और तस्वीर थी, रिया की, उसी हालत में, लेकिन इस बार एक नोट के साथ। रिया, ये तस्वीरें अभी खत्म नहीं हुई हैं, तुम मेरे पास वापस आओ वरना ये सबके पास जाएंगी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। यह मैसेज रमेश का नहीं था, तो फिर ये किसने भेजा? क्या रमेश ने किसी और को ये तस्वीरें दे दी थीं, या फिर कोई और था जो रिया की जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था? अजय ने रिया को गले लगाया और बोला, रिया, हम इसका भी सामना करेंगे, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। रिया ने अजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक नई हिम्मत भी थी। वह जानती थी कि अब उसे फिर से लड़ना होगा, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने नए परिवार और अपनी खुशी के लिए।
लेकिन सवाल ये था कि ये नया खतरा कौन था और क्या रिया इस बार अपने अतीत के साए से पूरी तरह बाहर निकल पाएगी। रिया ने अजय के फोन पर अनजान नंबर से आए मैसेज को बार बार पढ़ा। रिया, ये तस्वीरें अभी खत्म नहीं हुई हैं। तुम मेरे पास वापस आओ, वरना ये सबके पास जाएंगी। तस्वीर वही थी, उसका कमरा, उसका बिस्तर और वह हालत जो उसे शर्मिंदगी से भर देती थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह मैसेज उसके पिता रमेश का नहीं था, तो फिर ये किसने भेजा और ये तस्वीरें किसी और के पास कैसे पहुंची। अजय ने रिया की घबराहट देखी और उसका कंधा थामकर बोला, रिया, घबराओ मत, हम इसका पता लगाएंगे। ये जो भी है, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। उसकी आवाज में भरोसा था, जो रिया को थोड़ा सुकून दे रहा था। रिया ने कांपते हुए कहा, अजय, अगर ये मैसेज पापा का नहीं है तो फिर किसका है? क्या पापा ने ये तस्वीरें किसी और को दे दी? और ये वापस आओ का क्या मतलब है? उसका दिमाग सवालों से भरा था। अजय ने फोन उठाया और बोला, पहले हम इस नंबर का पता लगाते हैं। मैं अपने दोस्त रोहन को फोन करता हूं, वो साइबर एक्सपर्ट है। शायद वो इस नंबर को ट्रेस कर सके। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी डर से भरा था। अगले दिन अजय ने अपने दोस्त रोहन से बात की। रोहन ने नंबर की जांच शुरू की और कुछ घंटों बाद अजय को फोन किया। अजय, ये नंबर देहरादून से ही है। ये किसी विक्रम सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। क्या तुम या रिया इस नाम को जानते हो? रिया ने नाम सुना तो चौंक गई। विक्रम सिंह? ये तो मेरे भाई का दोस्त है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अजय को बताया, विक्रम मेरे छोटे भाई राहुल का कॉलेज का दोस्त था। जब राहुल देहरादून में था, विक्रम अक्सर हमारे घर आया करता था, लेकिन राहुल के विदेश चले जाने के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। अजय ने भौहें सिकुड़ाईं। तो विक्रम को ये तस्वीरें कैसे मिली और वो तुम्हें धमकी क्यों दे रहा है? रिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ साल पहले की बात याद आई। विक्रम ने एक बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन रिया ने साफ मना कर दिया था। उसने सोचा था कि बात वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन क्या विक्रम अब बदला लेना चाहता था? रिया ने अजय को सारी बात बताई। अजय, विक्रम को मैंने सालों पहले मना कर दिया था। मुझे लगा था कि वो भूल गया होगा, लेकिन अगर ये तस्वीरें उसके पास हैं, तो इसका मतलब क्या पापा ने उसे दी? अजय ने कहा, रिया, हमें विक्रम से बात करनी होगी, लेकिन पहले मैं रोहन से कहता हूं कि वो इस नंबर की ओर जांच करे। शायद हमें और कुछ पता चले। रोहन ने अगले दिन और जानकारी दी। अजय, ये नंबर विक्रम के नाम पर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। और हां, इस नंबर से रमेश जी के नंबर पर भी कई कॉल्स गए हैं। ऐसा लगता है कि विक्रम और तुम्हारे ससुर आपस में बात करते थे। रिया को जैसे बिजली का झटका लगा। पापा और विक्रम? लेकिन क्यों? उसने तुरंत रमेश को फोन किया और गुस्से में पूछा, पापा, आप विक्रम के साथ क्यों बात करते थे और मेरी तस्वीरें उसके पास कैसे पहुंची? रमेश ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन रिया के बार बार पूछने पर टूट गए। रिया, विक्रम ने मुझसे पैसे मांगे थे। उसने कहा था कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो तेरी तस्वीरें सबको दिखा देगा। मैंने उसे कुछ तस्वीरें दी थीं ताकि वो चुप रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुझे धमकी देगा। रिया का दिल टूट गया। पापा, आपने मेरी जिंदगी को पैसे के लिए बेच दिया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह रोते हुए फोन काट दी। अजय ने रिया को गले लगाया और बोला, रिया, अब हमें विक्रम का सामना करना होगा। वो जो भी कर रहा है उसे रोकना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत रहो। तुमने पहले अपने पापा का सामना किया और अब तुम विक्रम का भी सामना कर सकती हो। रिया ने आंसू पोंछे। उसने ठान लिया था कि वह अब डरने वाली नहीं थी। उसने अजय से कहा, ठीक है अजय, मैं विक्रम से बात करूंगी, लेकिन इस बार मैं अकेले जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेनी है। अजय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, रिया, अकेले ये सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अजय, तुम मेरे साथ हो, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे ये लड़ाई खुद लड़नी है। तुम पास में रहना, लेकिन मुझे विक्रम से अकेले बात करने देना। अगले दिन रिया ने विक्रम को मैसेज किया और मिलने के लिए बुलाया। देहरादून के एक पुराने कॉफी शॉप में रिया और विक्रम आमने सामने थे।
विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, रिया, तुमने मुझे ठुकराया था, लेकिन अब तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। ये तस्वीरें मेरे पास हैं, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं इन्हें सबको दिखा दूंगा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। ये तस्वीरें मेरे पापा ने बनाई थीं जब मैं नींद में थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर तुमने इन्हें किसी को दिखाया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मेरे पास सबूत है कि तुमने मेरे पापा से पैसे मांगे। विक्रम हंसा। रिया, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे पापा ने मुझे ये तस्वीरें दी, और मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोली, विक्रम, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं अब वो रिया नहीं हूं जो डरती थी। मेरे पास मेरा पति है। मेरा परिवार मैसेज भेजा तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। विक्रम की हंसी रुक गई। वह रिया की आंखों में देखकर चुप हो गया। रिया ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ देखकर बोली, यह आखिरी चेतावनी है। विक्रम, मेरी जिंदगी से दूर रहो। रिया वहां से उठकर चली गई। बाहर अजय उसका इंतजार कर रहा था। उसने रिया को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ कहा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अजय, मैंने उसे डराया नहीं, बल्कि सच दिखाया। मुझे नहीं पता वो अब क्या करेगा, लेकिन मैं अब डरने वाली नहीं हूं। अजय ने गर्व से रिया की तरफ देखा। रिया, तुमने आज जो किया वो बहुत बड़ा कदम था। मैं तुम पर गर्व करता हूं। अब हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, तुम, मैं और आरव। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। विक्रम चुप था, लेकिन क्या वह सचमुच रुक जाएगा? और क्या रमेश अपनी गलती को पूरी तरह सुधार पाएंगे? रिया जानती थी कि उसकी जिंदगी में अभी और चुनौतियां आ सकती थीं, लेकिन इस बार वह तैयार थी। उसने अजय का हाथ थामा और सोचा, शायद ये मेरी नई शुरुआत है, लेकिन क्या मेरा अतीत मुझे फिर से पकड़ लेगा? उसी रात जब रिया और अजय घर लौटे, उनके घर के दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें एक नोट था, रिया, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नोट के साथ एक और तस्वीर थी, लेकिन इस बार उसमें रिया अकेली नहीं थी। उसके साथ कोई और था, जिसका चेहरा धुंधला था। रिया ने अजय की तरफ देखा और उसका दिल फिर से डर से भर गया। ये नया खतरा क्या था? और क्या रिया इस बार भी अपनी हिम्मत बरकरार रख पाएगी? रिया ने लिफाफे में पड़ी तस्वीर को कांपते हाथों से उठाया। तस्वीर में वह अपने पुराने कमरे में थी, और उसके पास कोई और था, जिसका चेहरा धुंधला था। नोट के शब्द, रिया, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। अजय ने रिया की हालत देखी और तुरंत लिफाफा लिया। उसने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, रिया, ये क्या है? ये धुंधला चेहरा, ये कौन हो सकता है? रिया का गला सूख गया। उसने कहा, अजय, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर भी मेरे पापा के घर की है। और ये धमकी, अगर विक्रम ने ये भेजी तो वो रुकेगा नहीं, लेकिन अगर ये उसका काम नहीं है तो फिर। रिया की आवाज टूट गई। अजय ने रिया का कंधा थामा और बोला, रिया, अब हम चुप नहीं रहेंगे। ये जो भी है, इसका राज हम आज ही खोलेंगे। मैं रोहन को फिर से फोन करता हूं, और इस बार हम पुलिस को भी बताएंगे। रिया ने सिर हिलाया। उसका डर अब हिम्मत में बदल रहा था। उसने कहा, अजय, मैं तैयार हूं। मैं अब अपने अतीत को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। अजय ने रोहन को फोन किया और लिफाफे और नई तस्वीर के बारे में बताया। रोहन ने कहा, अजय, मुझे इस लिफाफे को देखने दो। और हां, मैं उस अनजान नंबर की ओर जांच कर रहा हूं। मुझे कुछ और जानकारी मिली है। ये नंबर विक्रम का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। मैं लोकेशन ट्रेस कर रहा हूं। तुम लोग सावधान रहना। रिया और अजय ने फैसला किया कि वे तुरंत देहरादून जाएंगे, लेकिन इससे पहले अजय ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और सारी कहानी बताई, रमेश की गोलियों से लेकर विक्रम की धमकियों और अब इस नए लिफाफे तक। पुलिस ने उन्हें तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि वे विक्रम को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। देहरादून पहुंचकर रिया और अजय सीधे रमेश के घर गए। रमेश दरवाजे पर खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि रिया आएगी। रिया ने बिना कुछ कहे लिफाफा उनके सामने रखा और बोली, पापा, ये क्या है? ये तस्वीर किसने भेजी?
और ये धुंधला चेहरा कौन है? रमेश ने लिफाफा देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, रिया, मैंने ये नहीं भेजा। मैंने तो विक्रम को वो तस्वीरें दी थीं, लेकिन ये नई तस्वीर मुझे नहीं पता। रिया ने गुस्से में कहा, पापा, अब और झूठ नहीं। आपने मेरी जिंदगी के साथ पहले ही बहुत खिलवाड़ किया। अब सच बताइए। तभी पुलिस की गाड़ी उनके घर के सामने रुकी। रोहन भी वहां पहुंच गया था। उसने अजय को बताया, अजय, हमने नंबर की लोकेशन ट्रेस कर ली। ये लिफाफा जिस जगह से भेजा गया वो विक्रम का पुराना ऑफिस है, लेकिन विक्रम वहां नहीं है। हमें वहां कोई और मिला। पुलिस के साथ रिया, अजय और रोहन विक्रम के पुराने ऑफिस पहुंचे। वहां एक पुराना गोदाम था जहां से लिफाफा भेजा गया था। अंदर जाने पर उन्हें एक जवान लड़का मिला जो घबराया हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। लड़के ने बताया कि उसका नाम सूरज है और वह विक्रम का छोटा भाई है। सूरज ने कांपते हुए कहा, मैंने वो लिफाफा भेजा था। विक्रम भैया ने मुझे कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। भैया के पास रिया दीदी की तस्वीरें थीं जो उन्होंने रमेश अंकल से ली थीं, लेकिन वो नई तस्वीर वो मैंने बनाई थी। रिया ने चौंक कर पूछा, तुमने? लेकिन वो धुंधला चेहरा? सूरज ने सिर झुकाकर कहा, रिया दीदी, वो तस्वीर में कोई और नहीं था। मैंने एक पुरानी तस्वीर को एडिट किया था ताकि ऐसा लगे कि कोई और है। विक्रम भैया चाहते थे कि आप डर जाएं और अजय भैया से अलग हो जाएं। वो आपसे बदला लेना चाहते थे क्योंकि आपने उन्हें सालों पहले ठुकरा दिया था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, तो वो धुंधला चेहरा वो नकली था? तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की सिर्फ अपने भाई के कहने पर। सूरज ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। विक्रम भैया ने मुझे मजबूर किया। पुलिस ने सूरज को हिरासत में लिया और विक्रम की तलाश शुरू की। रोहन ने तस्वीरों की जांच की और पुष्टि की कि नई तस्वीर वाकई में एडिट की गई थी। धुंधला चेहरा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ट्रिक था। रिया का दिल हल्का हुआ, लेकिन साथ ही गुस्सा भी था। उसने सोचा, कितने लोग उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे थे। पहले उसके पिता, फिर विक्रम और अब सूरज। रिया और अजय घर लौटे। रिया ने अजय से कहा, अजय, मैं थक गई हूं, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि मेरी जिंदगी मेरे अपने हाथों में है। मैं अब किसी के डर में नहीं जीऊंगी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, रिया, तुमने जो हिम्मत दिखाई वो हर किसी में नहीं होती। मैं तुम पर गर्व करता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं और आरव तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने विक्रम को पकड़ लिया। उसने कबूल किया कि उसने रमेश से तस्वीरें ली थीं और रिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। रमेश ने भी अपनी गलती मानी और रिया से माफी मांगी। रिया ने अपने पिता को माफ कर दिया, लेकिन उनसे दूरी बनाए रखने का फैसला किया। वह अब अपने पिता के डर या उनकी इच्छाओं के लिए अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। रिया ने दिल्ली में अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसने हैंडमेड गहनों का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसे अजय और आरव ने पूरा समर्थन दिया। आरव अब उसे मम्मी कहकर बुलाता था और हर शाम वे तीनों साथ बैठकर हंसते बातें करते। रिया को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी में सच्ची खुशी है। एक दिन जब रिया अपने गहनों की डिजाइन बना रही थी, अजय ने उसे एक छोटा सा लॉकेट गिफ्ट किया। उसमें लिखा था, रिया, तुम मेरी ताकत हो। रिया ने लॉकेट को गले से लगाया और मुस्कुराई। उसने अजय की आंखों में देखा और कहा, अजय, तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी डर से नहीं, प्यार से जी जाती है। रिया की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। उसने अपने अतीत के साइयों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक छोटा सा सवाल अभी भी था। क्या उसका अतीत कभी पूरी तरह उसे छोड़ देगा, या फिर उसकी हिम्मत ही उसका सबसे बड़ा हथियार रहेगी? रिया की कहानी यहीं खत्म होती है। उसने अपने डर, अपने अतीत और समाज के दबावों का सामना किया और एक नई शुरुआत की। विक्रम और सूरज के धुंधले चेहरे का राज खुल गया और रिया ने अपनी हिम्मत से न सिर्फ अपनी जिंदगी को बचाया, बल्कि एक नया परिवार और सपने भी बनाए। वह अब एक ऐसी औरत थी जो अपनी शर्तों पर जीना जानती थी। रिया की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। दिल्ली में अपने छोटे से हैंडमेड गहनों के बिजनेस और अजय व आरव के साथ बिताए पलों ने
उसे एक नया मकसद दिया था, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। वह लॉकेट जिसे अजय ने उसे दिया था, जिसमें लिखा था, रिया तुम मेरी ताकत हो, उसके गले में हर वक्त रहता था, जैसे एक ताबीज जो उसे हिम्मत देता था। फिर भी कहीं गहरे में उसे लगता था कि उसका अतीत अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक सर्द रात, जब दिल्ली की हवाएं ठंडी और सख्त थीं, रिया और अजय अपने छोटे से घर में आरव को सुलाने के बाद चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। अजय ने चौंक कर रिया की तरफ देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रिया का दिल अचानक धड़कने लगा। उसे अनजान लिफाफे की याद आ गई और उसका मन बेचैन हो उठा। अजय ने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक और लिफाफा पड़ा था, वैसा ही जैसा पहले मिला था। रिया ने उसे उठाया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था और अंदर एक और तस्वीर थी। इस बार तस्वीर में रिया अपने पुराने घर के बरामदे में थी, अकेली, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह बेहोश हो। तस्वीर के साथ एक छोटा सा नोट था, रिया तुम भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। यह सिर्फ शुरुआत है। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को बार बार देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अजय, ये तस्वीर कब की है? मैं इस बरामदे में तो सालों से नहीं गई। और ये नोट, ये कौन है? उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। अजय ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, रिया, ये तस्वीर पुरानी लगती है, लेकिन अगर तुम वहां नहीं गई तो क्या ये भी एडिट की गई है? उसने फोन उठाया और रोहन को कॉल किया। रोहन, हमें फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। एक और तस्वीर मिली है और इस बार ये और खतरनाक लग रही है। रोहन ने तस्वीर की जांच शुरू की और अगले दिन उसने बताया, अजय, ये तस्वीर एडिट नहीं की गई है, ये असली है, लेकिन इसका टाइम स्टैम्प 4 साल पुराना है। ऐसा लगता है कि ये तब की है जब रिया को नींद की गोलियां दी जाती थीं। रिया ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। 4 साल पुराना? तो क्या मेरे साथ और कुछ हुआ था जिसे मैं नहीं जानती? उसकी आंखों में आंसू भर आए। अजय ने रिया का हाथ थामा और बोला, रिया, हम सच का पता लगाएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन डर और शक से भरा था। क्या उसके पिता ने और कुछ छिपाया था? और अगर ये तस्वीर विक्रम या सूरज ने नहीं भेजी, तो फिर ये नया खतरा कौन था? पुलिस को फिर से सूचना दी गई। इस बार रिया ने फैसला किया कि वह अपने पिता से आखिरी बार सच उगलवाएगी। वह और अजय देहरादून के लिए निकले। रास्ते में रिया खामोश थी। उसका मन उन गोलियों, उन तस्वीरों और अपने अतीत के अनसुलझे सवालों में उलझा हुआ था। रमेश के घर पहुंचते ही रिया ने दरवाजा खटखटाया। रमेश ने दरवाजा खोला, लेकिन उनकी आंखें नीची थीं, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा था कि रिया क्यों आई है। रिया ने बिना कुछ कहे नई तस्वीर उनके सामने रख दी और बोली, पापा, ये क्या है? और अब और कितना झूठ? आपने मेरे साथ और क्या किया? रमेश ने तस्वीर देखी और उनका चेहरा और पीला पड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, रिया, मैंने तुझे बताया था कि मैंने वो तस्वीरें विक्रम को दी थीं, लेकिन ये तस्वीर मुझे नहीं पता। उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन रिया को अब उन पर भरोसा नहीं था। पापा, 4 साल तक आपने मुझे गोलियां दी। मैं नींद में थी और आपने मेरी तस्वीरें खींची। अब ये तस्वीर, ये बरामदे की तस्वीर, ये किसने खींची? और ये धमकी कौन दे रहा है? रिया की आवाज गुस्से और दर्द से भरी थी। रमेश ने सिर झुकाया और बोले, रिया, मैंने तुझे अकेलेपन से बचाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता था कि तू मुझसे दूर जाए, लेकिन विक्रम के अलावा कोई और भी था। रिया ने चौंक कर पूछा, कोई और? कौन? रमेश ने लंबी सांस ली और बोले, वो मधु, तेरी माँ की छोटी बहन। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मधु मौसी? उसने हकलाते हुए कहा। मधु, जो रिया की माँ की मृत्यु के बाद उनके घर में कुछ समय रही थी, लेकिन फिर अचानक गायब हो गई थी। रिया को याद था कि मधु हमेशा उससे जलती थी, उसकी खूबसूरती और जवानी से। लेकिन इतना बड़ा धोखा? रमेश ने कांपते हुए बताया, मधु ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उसने कहा था कि अगर मैं तुझे शादी करके कहीं भेज दूंगा, तो वो मेरे पुराने कर्जों की पीसी को सबके सामने उजागर कर देगी। मैं डर गया था रिया।
उसने मुझसे वो तस्वीरें मांगी थीं और मैंने मैंने उसे कुछ तस्वीरें दी थीं, लेकिन मैंने उसे ये नहीं दी थी। मुझे नहीं पता ये बरामदे वाली तस्वीर उसके पास कैसे पहुंची। रिया का सिर चकराने लगा। मधु मौसी ने मेरी तस्वीरें ली थीं, लेकिन क्यों? और वो अब कहाँ है? रमेश ने सिर झुकाया और बोले, वो कई सालों से देहरादून में नहीं थी, लेकिन कुछ महीने पहले वो लौटी थी। उसने मुझसे संपर्क किया और पैसे मांगे। मैंने मना किया तो उसने धमकी दी कि वो तस्वीरें लीक कर देगी। मैंने सोचा विक्रम को देने से बात खत्म हो जाएगी, लेकिन रिया ने गुस्से में चिल्लाया, पापा, तुमने मेरी जिंदगी को बेच दिया, मेरी माँ की बहन को, और तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं। वह रोने लगी। अजय ने उसे संभाला और रमेश से कहा, रमेश जी, आपने जो किया वो अपराध है, और अगर मधु अब भी रिया को ब्लैकमेल कर रही है तो हमें उसका पता लगाना होगा। पुलिस को मधु के बारे में बताया गया। रोहन ने उस अनजान नंबर की ओर जांच की और पुष्टि की कि वह मधु के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन उसका इस्तेमाल हाल ही में देहरादून में एक किराए के मकान से हुआ था। पुलिस ने उस पते पर छापा मारा, लेकिन मधु वहां से जा चुकी थी। उसके मकान से कुछ पुरानी तस्वीरें और एक लैपटॉप बरामद हुआ जिसमें रिया की ओर तस्वीरें थीं। रिया को जब ये पता चला तो वह टूट गई। उसकी अपनी मौसी, जिसे उसने हमेशा परिवार का हिस्सा माना था, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रच रही थी। उसने अजय से कहा, अजय, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अजय ने उसे गले लगाया और बोला, रिया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। कुछ लोग सिर्फ अपनी जलन और लालच के लिए दूसरों को दुख देते हैं, लेकिन तुम अब अकेली नहीं हो। पुलिस ने मधु की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद मधु को देहरादून के एक बस स्टैंड से पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि उसने रिया की तस्वीरें रमेश से पैसे ऐंठने के लिए ली थीं। जब रमेश ने पैसे देने बंद कर दिए तो उसने रिया को डराने की कोशिश की ताकि वह अपने पिता के पास वापस लौट आए और मधु को फिर से ब्लैकमेल करने का मौका मिले। उसने वो बरामदे वाली तस्वीर रिया को नींद में खींची थी, जब वह रमेश के साथ मिलकर उसकी शादी रुकवाने की साजिश रच रही थी। रिया को ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके पूरे बचपन और परिवार का विश्वास ही झूठा था। उसने मधु से आखिरी बार मुलाकात की। जेल की सलाखों के पीछे मधु ने रिया से माफी मांगी, लेकिन रिया की आंखों में अब सिर्फ ठंडक थी। उसने कहा, मौसी, तुमने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं अब तुम्हारे डर में नहीं जीऊंगी। रिया दिल्ली लौट आई। उसने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ ली। रमेश ने कई बार फोन किया, लेकिन रिया ने जवाब देना बंद कर दिया। उसने अपने गहनों के बिजनेस को और बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी एक नई पहचान बनाई। लेकिन हर रात जब वह अकेली होती तो उसका मन उन तस्वीरों की यादों से भारी हो जाता। वह अजय से ये बात छिपाती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अजय को उसका दर्द पता चले। एक रात जब रिया और अजय आरव को एक पार्क में ले गए थे, रिया ने अचानक एक अनजान शख्स को अपनी तरफ घूरते हुए देखा। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें रिया को जानी पहचानी लगीं। वह डर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अजय का हाथ कसकर पकड़ा और सोचा, क्या मेरा अतीत मुझे कभी छोड़ेगा? कुछ महीनों बाद रिया को एक और लिफाफा मिला। इस बार उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ एक नोट था। रिया, मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूं। कोई नाम नहीं, कोई सुराग नहीं। रिया ने नोट को जला दिया और अजय से कहा, अजय, मुझे लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं अब रुकने वाली नहीं हूं। अजय ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। रिया की जिंदगी अब भी अधूरी थी। वह अपनी हिम्मत से हर बार लड़ती थी, लेकिन हर नई धमकी उसके मन में एक नया डर पैदा करती थी। वह जानती थी कि उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर भी वह हर सुबह उठती, अपने बेटे आरव को स्कूल के लिए तैयार करती, अपने गहनों की डिजाइन बनाती और अजय के साथ हंसने की कोशिश करती। लेकिन रात के अंधेरे में जब वह अकेली होती, उसका दिल उस अनजान खतरे की आहट से कांप उठता। रिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह अब भी लड़ रही थी, न सिर्फ अपने अतीत से, बल्कि उस अनजान साये से जो उसे बार बार डराने की कोशिश करता था। क्या वह कभी पूरी तरह आजाद हो पाएगी,
या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए इस डर के साए में रहेगी? ये सवाल अब भी अनसुलझा था और रिया का दर्द उसकी हिम्मत से जूझ रहा था। रिया का जीवन अब एक अनिश्चित छाया के साए में था। हर नया लिफाफा, हर अनजान नजर और हर अनाम धमकी उसके मन में डर का एक नया बीज बो देती थी। लेकिन रिया ने ठान लिया था कि वह अब डर के आगे नहीं झुकेगी। उसने अपनी हिम्मत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। दिल्ली में अपने छोटे से घर में अजय और आरव के साथ वह एक नई जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसका अतीत बार बार उसे चुनौती दे रहा था। उस रात जब रिया ने पार्क में उस अनजान शख्स को देखा जिसकी आंखें उसे जानी पहचानी लगीं, उसने अजय से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वह इस डर को और नहीं सहन करेगी। अगले दिन उसने रोहन और पुलिस से संपर्क किया और उस अनजान नोट के बारे में बताया। मुझे लगता है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है, उसने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी ठंडक के साथ। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। रोहन ने उस अनजान नोट की लिखावट का विश्लेषण किया और पाया कि यह मधु की लिखावट से मिलती जुलती थी। लेकिन मधु तो जेल में थी, तो क्या कोई और था जो उसकी जगह ले रहा था? रिया को अब यह समझ आ गया था कि उसका अतीत सिर्फ रमेश, विक्रम या मधु तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसी साजिश थी जो शायद उसके अपने घर की दीवारों से शुरू हुई थी, लेकिन अब बाहर फैल चुकी थी। रिया ने अजय से कहा, अजय, मुझे लगता है कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं अब थक गई हूं। मैं चाहती हूं कि यह सब खत्म हो, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अजय ने उसकी आंखों में देखा और बोला, रिया, हम इसे खत्म करेंगे, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं लड़ना होगा। रिया ने एक आखिरी बार अपने अतीत का सामना करने का फैसला किया। उसने पुलिस के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उसने उस अनजान नंबर पर एक मैसेज भेजा, मैं हार मान लेती हूं, तुम जो चाहते हो बताओ, लेकिन ये आखिरी बार है। रिया जानती थी कि यह जोखिम भरा था, लेकिन वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद उसे जवाब मिला। एक मैसेज में एक पुराने गोदाम का पता था, वही गोदाम जहां सूरज को पकड़ा गया था। रिया, अजय और पुलिस की एक टीम उस गोदाम की तरफ रवाना हुई। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को दबा लिया। गोदाम में अंधेरा था और हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक छाया ने हलचल की। पुलिस ने तुरंत रोशनी डाली और सामने एक शख्स खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि राहुल था, रिया का छोटा भाई, जो सालों पहले विदेश चला गया था। रिया के होश उड़ गए। राहुल, तुम? उसकी आवाज में विश्वासघात का दर्द था। राहुल ने ठंडी नजरों से रिया को देखा और बोला, रिया, तुमने हमेशा सब कुछ लिया, पापा का प्यार, घर, सब कुछ। मैंने जब विदेश में मुश्किलें देखीं तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। पापा ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैंने मधु मौसी और विक्रम के साथ मिलकर तुम्हें डराने की कोशिश की ताकि तुम टूट जाओ और घर छोड़ दो, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका गुस्सा अब हावी था। राहुल, तुम मेरे भाई हो। मैंने तुम्हारे लिए हमेशा दुआ की और तुमने मेरे साथ ये किया, उसने कांपती आवाज में कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, रिया, ये दुनिया ऐसी ही है, लेकिन अब मैं थक गया हूं। मैं सिर्फ वो चाहता था जो मेरा हक था। तभी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसने कबूल किया कि उसने मधु के साथ मिलकर तस्वीरें और धमकियां भेजी थीं, ताकि रिया डर जाए और देहरादून लौट आए, जहां वह उस पर दबाव डालकर जायदाद अपने नाम करवा सके। रिया का दिल टूट गया। उसका अपना भाई, जिसे उसने हमेशा प्यार किया था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया और मधु की सजा को और बढ़ा दिया गया। रमेश ने रिया से फिर माफी मांगी, लेकिन रिया ने अब अपने पिता से कोई रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। दिल्ली लौटकर रिया ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। उसने अपने गहनों के बिजनेस को और बड़ा किया। आरव अब बड़ा हो रहा था और उसकी हंसी रिया के लिए सबसे बड़ा सुकून थी। अजय ने हर कदम पर उसका साथ दिया, लेकिन रिया का दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हर रात जब वह सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने वो तस्वीरें, वो धमकियां और उसके अपने परिवार का विश्वासघात तैर जाता। एक दिन जब रिया अपनी दुकान पर बैठी थी, उसे एक छोटा सा बच्चा आकर एक फूल दे गया। उसने कहा,
दीदी, ये आपके लिए, आप बहुत अच्छी हो। रिया ने फूल को हाथ में लिया और मुस्कुराई। उस पल में उसे लगा कि शायद उसका दर्द, उसका अतीत उसे पूरी तरह तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन वह अब उससे डरती नहीं थी। रिया ने अजय और आरव के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपनाया। उसने अपने अतीत को एक सबक के रूप में लिया, एक ऐसा सबक जिसने उसे सिखाया कि जिंदगी दर्द और धोखे से भरी हो सकती है, लेकिन हिम्मत और प्यार से हर साए को मात दी जा सकती है। उसने अपने मन में बचे आखिरी डर को भी जला दिया। जैसे उसने उस आखिरी नोट को जलाया था, रिया की कहानी यहीं खत्म होती है। वह अब एक ऐसी औरत थी जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसका अतीत उसे बार बार परखने की कोशिश करता था, लेकिन रिया ने हर बार उसे हरा दिया। वह अब सिर्फ रिया नहीं थी, वह एक माँ थी, एक पत्नी थी, और सबसे बढ़कर एक ऐसी इंसान थी जो अपनी शर्तों पर जीना जानती थी। और उसकी जिंदगी भले ही दर्द से भरी रही हो, अब प्यार और हिम्मत की कहानी थी। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।